बाउंड बाय फेट चैप्टर 44 to 50। रुद्र के अचानक कार रोकने पर आरोही ने अब चुप्पी साध ली। उसने रुद्र को देखा। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मेरी तरह बनो, जैसी हो वैसी ही रहो, बस ये गुस्सा थोड़ा कम किया करो। रुद्र के बोलने के तरीके पर आरोही चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी कि रुद्र ने अब उसका हाथ अपने हाथ में लिए होठों के करीब ले जाकर चूमते हुए कहा, और मुझे थोड़ा बहुत प्यार करने का मौका दिया करो, और कुछ नहीं चाहिए। रुद्र की बात सुन और उसे अपने हाथ पर किस करते देख आरोही ने झट से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा अपने पास खींचते हुए कहा, आपको फ्लर्ट करने का बस मौका चाहिए। रुद्र को आरोही का इस तरह अपना हाथ खींचना अच्छा नहीं लगा, पर फिर उसने इग्नोर कर कार स्टार्ट करते हुए कहा, फ्लर्ट नहीं, इसे प्यार कहते हैं जिसे तुम फील नहीं करना चाहती। रुद्र ने ड्राइव करते हुए थोड़ी नाराजगी में कहा, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें फ्लर्ट लग रहा है, और जो वो अभी कर रहा था वो क्या था? इस पर आरोही ने कहा, आपकी घूम फिर कर सुई उन पर ही क्यों अटकी पड़ी है? रुद्र ने आरोही की बात सुन गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, उन पर? रुद्र को पसंद नहीं आया था आरोही का अभी को इस तरह इज्जत देकर बात करना। वहीं आरोही ने नासमझी में कहा, हाँ। रुद्र उसे घूरने लगा तो आरोही ने पूछा, क्या? रुद्र ने अपना सिर हिला दिया। उसे आरोही पर एक बार फिर गुस्सा आ गया था। उसने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हें बस घूम फिर कर मेरा मूड ही खराब करना है। इतना कहने के बाद रुद्र ने अब कार रोकते हुए कहा, जाओ तुम उस अभी से ही बात करो, मुझसे बात करना तो तुम्हें पसंद नहीं। आरोही ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या इस वक्त? कि तभी उसने आसपास ध्यान दिया। वे दोनों अपार्टमेंट पर आ गए थे। आरोही ने रुद्र को देखते हुए पूछा, आप नहीं आ रहे? रुद्र ने एक नजर आरोही को देखा और फिर उससे मुंह फेरते हुए कहा, नहीं। उसकी बात सुन आरोही अब बिना कुछ बोले कार से निकलकर अपार्टमेंट्स के अंदर चली गई। उसने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा था, जो कि रुद्र को बहुत हट कर गया था। उसने सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाले, सिगरेट अपने होठों के बीच रखकर जलाई और बस अपार्टमेंट की एंट्रेंस की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना सिर सीट से टिकाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेना शुरू कर दिया। लड़कियों की कमी नहीं थी उसे, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की उसकी एक झलक पाने के लिए को बेताब थी, पर अब उसके दिल में आरोही बस चुकी थी और वो सिर्फ उसके लिए बेताब था। आज से पहले कभी वो किसी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं हुआ था जितना कि आरोही के लिए वो पागल हुआ जा रहा था। सिगरेट फेंक रुद्र ने अब कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। इधर मित्तल मैंशन में शुभित कुछ देर तक अकेले रहने के बाद बालकनी से रूम में आया और जाकर बेड पर अपनी साइड बैठा ही था कि उसके पास सोई ईशु घबरा कर उठ गई। उसके इस तरह अचानक से उठने पर शुभित ने उसे पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? शुभित ने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की तो देखा ईशु बुरी तरह घबराई हुई थी। शुभित ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? ईशु ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी पीठ पर हाथ रख थोड़ी देर तक सहलाने के बाद अब जब वो नॉर्मल हो गई तो उससे अलग हो अपना मुंह फेर वापस लेट गई। शुभित ने उसे देखा। उसने उसे देखते हुए ही रूम की लाइट ऑफ की और अब आहिस्ता से अपनी जगह लेटकर उसे देखने लगा कि तभी वो मुड़ी। उसने अपनी आंखें खोल नाइट बल्ब की रोशनी में शुभित की आंखों में देखा और अब खुद ही उसके पास उसके करीब खिसक आई तो शुभित ने भी बिना कुछ बोले उसे अपने सीने से लगा ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया। ईशु ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था तो शुभित ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले सामने करते हुए कहा, रिलैक्स, बस एक सपना था। शुभित की बात सुन ईशु ने हाँ में सिर तो हिलाया पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई तो शुभित ने उसके आंसुओं को पोंछ उसे डांटते हुए कहा, इतनी कमजोर क्यों हो तुम? बस एक सपना ही तो था, इसमें रोने वाली क्या बात है? ईशु कुछ नहीं बोली और एक बार फिर शुभित के गले में उसने अपना चेहरा छुपा लिया। शुभित ने उसे इस तरह देख अब उस पर भड़कने की बजाय प्यार से उसका सिर चूमते हुए कहा, अच्छा सुनो। तो ईशु ने अब धीरे से उससे दूर हो अपना सिर उठा। उसे देखा तो शुभित ने उससे पूछा, डर लग रहा है? ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने कहा, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ईशु ने एक बार फिर मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उसे देख उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तो डरने की जरूरत नहीं है। ईशु ने फिर हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, अभी भी वैसी ही थी। हर छोटी छोटी चीजों से डरना लो कॉन्फिडेंस। एक सपने से ही वो बुरी तरह डर गई थी। ये वो
साफ तौर पर देख पा रहा था। पर यहाँ शुभित जानता ही नहीं था कि ईशु ने सपना नहीं बल्कि अपने साथ पास्ट में हुए हादसे को एक बार फिर अपनी बंद आंखों से देखा था। विवेक मल्होत्रा, इस आदमी का चेहरा उसके जहन में जैसे बस चुका था। ईशु की नींद अब जैसे उड़ चुकी थी और वहीं शुभित, वो भी इस समय उसी के बारे में सोच रहा था। शुभित ने अपना सिर झुका ईशु को देखा तो वो कहीं खोई हुई थी, तो शुभित ने उससे पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? शुभित की आवाज सुन ईशु ने अपना सिर उठाया तो दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों को छूने से बस कुछ इंच दूर रह गए थे। शुभित की सांसों ने ईशु के होठों को छुआ तो ईशु सिहर उठी और उसने अपना सिर वापस झुका लिया। पर शुभित, उसने उसके चिन को पकड़ उसके चेहरे को वापस उठाते हुए उसके होठों को अपने होठों के करीब कर फुसफुसाते हुए कहा, आज तुम्हारा लहंगा काफी अच्छा लग रहा था। उसकी बात सुन ईशु ने अपनी बंद आंखें खोल उसकी आंखों में हैरानी से देखा उसे। बस उसका लहंगा अच्छा लगा, वो अच्छी नहीं लगी। शुभित ने उसकी आंखों में देख उसकी शिकत को पढ़ लिया था, पर फिर भी उसने ईशु की तारीफ नहीं की। सच तो ये था कि आज जब वो उसके सामने आई तो वो इतनी ब्रेथटेकिंग लग रही थी कि वो एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक बार फिर शुभित ने आज पहल करते हुए ईशु के बारी बारी से दोनों गाल को चूम लिया। ईशु ने उसकी छुअन को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देख शुभित ने अब उसकी बंद पलकों को भी बड़े प्यार से चूमते हुए अब उसकी नाक को अपने होठों से छू लिया तो ईशु ने उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। शुभित ने उसके ऐसा करने पर उसके हाथ को अपने हाथ में ले उसके सिर पर अपना सिर रखते हुए पूछा, नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? ईशु ने उसकी बात सुन अपनी पलकों को खोल उसे देखा तो शुभित ने अब अपनी आंखें बंद करते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रख उसे सॉफ्टली बहुत प्यार से किस करना शुरू किया तो ईशु ने उसके कंधे पकड़ लिए। वो घबरा गई थी, उसे लगा वो फिर से उसे रफली किस करेगा, मगर नहीं, वो इस बार उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। उसने किस को डीप करते हुए अब ईशु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। वो उसे किस करते हुए लगभग अब उसके ऊपर था और ईशु वो उसके नीचे। उसके काफी देर तक यूं ही उसे चूमने से ईशु की अब सांसें उखड़ने लगी थीं। इस वजह से ईशु ने अब उसे पुश करना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर उसे वाइल्डली किस करने लगा था। ईशु के हाथों की हरकत को महसूस कर शुभित होश में आया तो उसने उसके होठों को छोड़ गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या हुआ? मगर इस समय ईशु ऐसी हालत में ही नहीं थी कि उसकी तरफ एक नजर देख भी पाती। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और पैशनेट किस की वजह से होंठ उसने उसे दूर धकेल अपना चेहरा अब पिलो में छुपा लिया तो शुभित ने झट से उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, शर्मा क्यों रही हो? अब हमारे बीच कैसा पर्दा? उसकी बात सुन ईशु ने कसकर अपनी आंखें भींच लीं। उसे अब शुभित पर गुस्सा आने लगा था। एक तो वो कुछ भी करने से पहले उससे कुछ पूछना जरूरी क्यों नहीं समझता। उनकी शादी वाली रात भी उसने चाहा था कि पहले वो एक दूसरे से कुछ बातें करें, मगर नहीं, वो तो जैसे बस उसे देख हमेशा उसके करीब आने को तैयार रहता है। ईशु ने कोई हलचल महसूस नहीं की तो अब उसने अपनी आंखें खोल शुभित को देखना चाहा था कि उसके आंख खोलते ही एक बार फिर वो झुका और उसने उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। उसके होठों को किस करते हुए ही उसने उसकी नाइटी की नॉट खोल अब उसके चिन को अपने होठों के बीच लेते हुए चूमा कि तभी ईशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुभित उसके ऐसा करने पर रुक गया। उसने अगले ही पल ईशु को घूर कर देखा और धीरे से कहा, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। ईशु ने उसकी आंखों में देखा तो वो अपनी इंटेंस नजरों से उसे देखे जा रहा था। उसने खिसक कर ईशु के बराबर उसके गले पर अपने होंठ रखते हुए बड़ी ही मदहोशी से कहा, प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। ईशु ने उसकी बात सुन उसका हाथ छोड़ दिया तो शुभित ने उसकी कमर को अपनी बाह में भर एक पल में पलटकर उसे अपने ऊपर खींच लिया। ईशु उसके ऐसा करने पर झेप गई। उसने सहम कर उसके गले में अपनी बाहें डाल उसे कसकर थाम लिया। वहीं शुभित ने उसके सिर को उसके पूरे चेहरे को बारी बारी से चूमते हुए एक बार फिर उसे अपनी बाहों में लेकर पलट गया। वो एक बार फिर उसके नीचे थी। शुभित ने उसकी नाइटी की स्ट्रैप को अपने दांतों से पकड़ उसके कंधे से खिसकाते हुए अब अपने होठों से उसकी सॉफ्ट स्किन को छुआ तो ईशु उसके गले लग गई। उसे शर्म आ रही थी, भले उनके बीच अब पर्दा नहीं रहा था, पर फिर भी अभी झिझक तो बाकी थी। वो शर्माए तो इस बार शुभित नाराज नहीं हुआ बल्कि मुस्करा दिया। उसने उसके सिर को प्यार से चूमते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। ईशु ने ना में सिर हिलाया तो वो फिर मुस्करा दिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसने अब अपनी नाक से उसके
कंधे को सहलाया। वो उसे प्यार करना चाहता था। प्यार, हाँ प्यार। वो ये बात भले उससे कह नहीं पा रहा था मगर उससे प्यार उसे अभी भी था, जो कि कुछ गलतफहमी की वजह से उसने अपने दिल के कोने में कहीं छुपा लिया था। मगर अब जब वो उसके पास, उसके बेहद करीब थी, तो वो छुपाने में नाकामयाब हो गया था। ईशू से आती भीनी खुशबू उसकी सांसों में समा कर उसे मदहोश कर रही थी। उसने धीरे से ईशू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जान, नाउ आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। इतना कहते हुए उसने ईशू के पैरों को अपने पैर के नीचे दबा लिया। वो नीचे जाते हुए उसके हाथों की सॉफ्ट स्किन को अपने होठों से छूकर चूमने लगा था। उसके इस तरह से छूने पर ईशू पलट गई और उसने बेडशीट अपनी मुट्ठी में भींचते ली। उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो कसमसाने लगी थी। शुभित ने उसे एक बार फिर अपने पास खींच लिया और अब उसकी एक ना चलते हुए उसने उसके बदन से नाइटी को अलग कर दिया। थोड़ी ही देर में शुभित के कपड़े भी ईशू की नाइटी के साथ बेड से नीचे थे और ईशू बेड पर शुभित के नीचे। शुभित ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में बड़ी ही मजबूती से पकड़ कर रखा था। वो उसके शरीर के हर हिस्से को चूमने लगा था। वहीं उसे आज भी उसी तरह से पेश आते देख ईशू ने अब उसे धकेलना चाहा तो वो एक बार फिर रुक गया। उसने ईशू से नाखुश होते हुए पूछा, अब क्या हुआ? तो ईशू ने उसे उन दोनों के आपस में उलझे हाथों की तरफ इशारा किया। वो कितना वाइल्ड है ये वो उसे समझाना चाहती थी। वो एक नाजुक लड़की है, इस तरह से अगर वो उसके हाथों को पकड़ेगा तो उसके नाजुक हाथ तो टूट ही जाएंगे। वो उससे कहना चाहती थी कि वो थोड़ी नज़ाकत के साथ उससे पेश आए, पर कैसे कहे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पर शुभित को उसकी हालत देख समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है, इसलिए उसने अपने वाइल्ड लव को ब्रेक देते हुए कहा, सॉरी, आई विल बी जेंटल। तो उसकी बात सुन ईशू ने अपना मुंह फेर लिया। ये देख शुभित भी अब खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। एक मदहोशी और प्यार से भरी रात बीत चुकी थी। दोनों में कुछ खास सुलझा तो नहीं था, बस शुभित का बिहेवियर पहले से नर्म पड़ गया था। सुबह के समय ईशू की नींद खुली तो आज की सुबह कुछ अलग ही थी। उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ तो वो समझ गई कि ये शुभित का सिर था। वो पिछली रात की तरह आज उससे दूर नहीं बल्कि उसके करीब ही उससे अब तक चिपक कर सोया हुआ था। ईशू ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और अब उसे खुद से दूर कर ठीक लेटा दिया तो शुभित ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? ईशू ने जल्दी से ब्लैंकेट संभाल खुद को ढकते हुए उसे देखा तो शुभित ने अब अपनी आंखें खोलकर कहा, अभी सिर्फ 6 बजे हैं। ये कहते हुए शुभित ने उसे वापस खींच लिया और उसे अपनी बाहों में लेकर उसने अपनी आंखें बंद की तो ईशू ने उसे पुश करते हुए अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया। वो कहना चाहती थी कि अब वो उसे छोड़ दे, सुबह हो गई है, पर शुभित ने उसके हिलते हाथों को पकड़कर नीचे कर उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और दोनों को एक बार फिर ब्लैंकेट से कवर कर लिया। इधर रुद्र आज सुबह जल्दी उठ गया था, या यूं कहें कि सोया ही नहीं था। आज उसकी सुबह सुबह ही मनाली की फ्लाइट थी। वो घर पर सिवाय आयु के किसी को बताए बगैर चुपचाप निकल गया और जाकर उसकी कार सीधे अपार्टमेंट पर रुकी। 2 से 3 बार बेल बजाने पर भी अब जब आरोही ने डोर ओपन नहीं किया तो रुद्र ने उसे कॉल किया। कुछ देर बाद आरोही ने कॉल पिक करते हुए नींद में कहा, हेलो। तो रुद्र उसकी आवाज सुन मुस्कुरा दिया और उसने आरोही से कहा, बेबी डोर ओपन करो। आरोही उसकी आवाज सुन उठ गई और उठकर बैठते हुए उसने पूछा, क्या? इस पर रुद्र ने कहा, बाहर खड़ा हूँ, डोर ओपन करो। आरोही ने उसकी बात सुन फोन अपने कान से हटा परेशान होते हुए कहा, ये आदमी चैन से सोने भी नहीं देता। वो अब बेड से उठ रूम से बाहर निकल कर आई और उसने जाकर डोर ओपन किया तो रुद्र उसके सामने खड़ा हुआ था। वो अंदर आया और उसने आरोही के गले लगते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। तो आरोही ने हैरान होते हुए उससे पूछा, इतनी सुबह सुबह आप मुझे मॉर्निंग विश करने आए हैं? उसकी बात सुन रुद्र हंस दिया और उसने उससे दूर होते हुए कहा, पागल हो क्या तुम? खैर मैं यहाँ तुम्हें मॉर्निंग विश करने नहीं बस बाय बोलने आया था। आज मनाली जा रहा हूँ। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह तो जाइए। रुद्र ने आरोही को देखते हुए कहा, हाँ तो जा तो रहा हूँ। आरोही ने उसे एक नज़र देख अब पलटते हुए कहा, हम बाय। पर रुद्र ने जल्दी से जाती हुई आरोही को पकड़कर अपने पास खींच पीछे से उसके गले लगते हुए कहा, आई विल मिस यू। आरोही ने उसकी बात सुन कुछ नहीं कहा। वो चुप थी तो रुद्र ने उसके कंधे पर किस करते हुए कहा, कॉल करूंगा तुम्हें। इस पर भी आरोही चुप रही तो रुद्र ने ही उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम कैब कर कॉलेज चली जाना। मैंने तुम्हारी यूपीआई पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं।
ये सुन आरोही ने अपना सिर हिला दिया और अब फिर से पीछे हटने लगी थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसने आरोही को कमर से पकड़ अपने पास खींच चुपकर उसके होठों को किस करना चाहा था कि आरोही ने अपना मुंह फेर लिया। रुद्र ने अपनी नाक को उसके गाल पर हौले से रगड़ते हुए कहा, प्लीज बेबी बस एक किस। तो इस पर आरोही ने अब उसे दूर धकेल कर भड़कते हुए कहा, हाँ इसलिए तो आप यहाँ आए हैं, यही है आपका मुझे बाय कहने का तरीका। रुद्र आरोही को इस तरह देख शौक हो गया कि तभी आरोही ने कहा, बट मुझसे नहीं होगा, आपके जैसा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने जो हर लड़की को अपनी किस देता फिरता है, यहाँ तक अपनी दोस्त को तक नहीं छोड़ा। आरोही ये सब कहे जा रही थी कि तभी रुद्र, जो कि उसकी बातें सुन गुस्से से भर चुका था, उसने लगभग उस पर चिल्लाते हुए उसे उसकी बाजुओं से कसकर पकड़ते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अगर अब बकवास की तो भूल जाऊंगा कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो आरोही। आरोही उसकी तेज आवाज सुन झेप गई। वो वाकई चुप हो गई तो रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एक्चुअली गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे पास आया जानते हुए भी कि तुम मेरा मूड खराब ही करोगी। रुद्र ने आरोही को छोड़ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, पर क्या करूं, ये मान ही नहीं रहा था, जबरदस्ती मुझे यहाँ खींच कर ले आया और देखो तुमने एक बार फिर इसके अरमानों को तोड़ दिया, क्यों करती हो तुम ऐसा। आरोही ने रुद्र की बात सुन डरते हुए कहा, तो आप क्यों बार बार मेरे पास आते हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुन उस पर भड़कते हुए कहा, बिकॉज आई लव यू स्टूपिड, आई लव यू। रुद्र ने आरोही को देख इस बार धीरे से कहा, बट तुम नहीं समझोगी, मुझे छोड़ तुम बाकी सबकी बातें समझ सकती हो, बट मुझे नहीं बाय, अब परेशान करने नहीं आऊंगा और ना ही कॉल कर परेशान करूंगा। ये कहने के बाद रुद्र अब एक पल और वहां ना रुका और जल्दी से वहां से निकल गया। रुद्र जा चुका था पर उसके कहे शब्द आरोही के कानों में अब तक गूंज रहे थे। वो उससे प्यार करता है, लाइक सीरियसली प्यार। उन दोनों ने एक दूसरे को जाना ही कितना है, समय ही कितना बिताया है एक दूसरे के साथ, जो उसे उससे प्यार हो गया। डोर बंद कर आरोही अपने रूम में वापस लौट आई। उसने अपने फोन पर आए सोनल के मैसेज चेक किए और बस अब उठकर बाथरूम में चली गई। इधर मित्तल मैंशन में ईशु शॉवर लेने के बाद अब जल्दी से एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनकर रूम में आई और मिरर के सामने खड़े होकर अपनी मांग में सिंदूर लगाने लगी थी कि तभी शुभित ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशु झेप गई थी पर फिर उसने शुभित को इग्नोर कर अपनी मांग में सिंदूर लगाया और माथे पर एक छोटी सी बिंदी भी लगाई। उसे देख शुभित ने उसके गले लगे हुए ही पूछा, इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो। ईशु ने उसे इशारा किया कि वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जा रही है। उसने उसे इशारा करते हुए कहा, आप भी जल्दी आइए। पर फिर उसे याद आया कि किस तरह वो उस दिन बगैर ब्रेकफास्ट किए चला गया था, पर आज क्या वो आज भी ऐसा करने वाला है। ये सोचते हुए ईशु अब शुभित को मिरर से देखने लगी। तभी नाइट स्टैंड पर रखा शुभित का फोन बजने लगा तो वो ईशु से अलग हो अपना फोन हाथ में ले खुश होकर बालकनी में चला गया। उसे जाते देख वो मायूस हो गई। काश वो बोल पाती तो उससे अपने हर सवाल का जवाब मांगती। ईशु अब एक बार बालकनी की तरफ देख रूम से निकल नीचे चली गई। उसे आते देख सपना जी ने कहा, बेटा आज बहुत देर कर दी नीचे आने में। उनका सवाल सुन ईशु थोड़ा शर्मा गई और अब उनसे नजरें चुरा चुपचाप मंदिर में पूजा करने चली गई। कुछ देर बाद वो पूजा कर वापस आई तो देखा आदित्य शान डाइनिंग टेबल पर बैठे कुछ बात कर रहे थे और दो सर्वेंट्स वहां ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। उसे आते देख आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। ईशु ने अपना सिर हिलाया तो आदित्य ने कहा, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तभी शुभित भी आज टाइम पर नीचे आ गया। दोनों साथ में ही अपनी अपनी जगह पर आकर बैठे तो शान ने अब शुभित से पूछा, सो भाई कहाँ जाने का सोचा है। शुभित ने उसकी आवाज सुन उसे घूरते हुए देखा तो शान ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले तो आप ये अपना चेहरा बदलवाओ यार, जब देखो ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों लेकर आते हो। शान की बात सुन आदित्य और ईशु दोनों हंस दिए तो शुभित ने चिढ़ते हुए कहा, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है मेरे फेस में। शान ने अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस बड़े से चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल की जरूरत है। पर वो सब छोड़िए, हाँ तो मैं कहाँ था। हाँ आपके हनीमून पर, तो बताइए आप ईशु को कहाँ ले जा रहे हैं। शान की बात सुन ईशु, जिसने अभी जूस पीना शुरू ही किया था कि उसे झटका लगा और वो खांसने लगी। ये देख पास बैठे शुभित ने जल्दी से उससे ग्लास ले लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसने उसे लगभग डांटने वाले लहजे में कहा, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है।
ईशु ने अपना मुंह साफ करते हुए ना में सिर हिलाया तो शुभित ने वाइप्स उसके हाथ से ले अब खुद ही उसका मुंह साफ कर दिया। वहीं आदित्य शुभित को ईशु की परवाह देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसे अपने और शुभी के साथ बिताए कुछ हसीन पल याद आ गए। इधर शान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई उसे जल्दी नहीं है बल्कि हनीमून की बात सुन शर्मा गई है बेचारी। क्यों? ईशु मैं सच बोल रहा हूं ना। शान को आंखें मटकाते देख ईशु ने उसे एक नजर देख अपना सिर एक बार फिर झुका लिया तो आदित्य ने कहा, बस बहुत हुआ शान, क्यों दोनों को परेशान कर रहे हो? इस पर शान ने कहा, क्या पॉप्स, मैं इन्हें परेशान नहीं, मस्त जवानी जीने के नुस्खे बता रहा हूँ जिसमें हनीमून टॉप पर है। तो इस बार शुभित ने शान की बात सुनकर कहा, ये नुस्खे अपने लिए बचा कर रखो। तो शान ने सैंडविच मुंह में लेते हुए कहा, अरे भाई मेरे पास बहुत है इसलिए एक दो आपको दे रहा हूँ, और चाहिए तो बताना। उसकी बात सुन आदित्य हंसने लगा पर फिर आदित्य ने अपना जूस का ग्लास हाथ में लेते हुए कहा, चीकू शान सही कह रहा है, घूम आओ तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, बताओ कहाँ जाना चाहते हो? शान ने आदित्य की बात सुन एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं बताऊं? प्लीज मैं बताऊंगा भाई, आप सेंटोरिनी जाइए, वहाँ मस्त ईशु के साथ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल बीचेस का मजा लेना, वाओ हाउ रोमांटिक। शान की बात सुन शुभित ने उसे घूरते हुए कहा, हनीमून मेरा है या तुम्हारा? शान ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आपका। इस पर शुभित ने कहा, हाँ तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ईशु के साथ कहाँ जाना है, तुम बीच में अपनी नाक मत घुसाओ। इस पर आदित्य उन दोनों को बहस करते देख हंसने लगा। कितने दिनों बाद घर में इस तरह का माहौल बना था कि वे तीनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल बहस कर रहे थे। वहीं ईशु वो तो शर्म से गड़ी जा रही थी। तीनों एक ही टॉपिक पर जो अटक गए थे उसका उन तीनों के साथ बैठना मुश्किल हो रहा था। उसका तो साथ देने वाला भी कोई नहीं था। तीन लोगों के बीच वो अकेली लड़की, वे तीनों क्या समझेंगे उसके दिल का हाल, और फिर इस तरह से उसके घर में ये सब बातें खुलकर कोई करता भी नहीं था। तभी अब जब तीनों की बहस एंड पर पहुंची तो शुभित ने कहा, डैड मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ। ये सुन आदित्य कुछ कहता उससे पहले उन चारों को एक आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग अंकल। सभी ने आवाज को सुन अपने सिर घुमाए तो आदित्य ने खुश हो अंदर आते उस लड़के को देखकर कहा, हे विवेक कम। विवेक मुस्कुराता हुआ वहां आया तो आदित्य ने उसे ब्रेकफास्ट ज्वाइन करने को कहा। विवेक ने एक नजर सामने बैठी ईशु को देख आदित्य से कहा, थैंक यू अंकल। वहीं अब ईशु, उसके तो मुंह में जो बाइट था वो अब उससे खाया भी नहीं जा रहा था। उसने पास बैठे शुभित के पैर पर अपना हाथ रख उसके पेंट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया तो शुभित ने उसे एक नजर देख अब उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। शुभित ने अब अपना गला ठीक करते हुए आदित्य से पूछा, डैड लगता है आप और विवेक एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं। इस पर आदित्य ने कहा, यस ये मेरे बिजनेस फ्रेंड मिस्टर सारांश मल्होत्रा का बेटा है। यही है तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हारे साथ 50-50% पार्टनरशिप पर तुम्हारे साथ शू कंपनी खोलना चाहता है। शुभित ने विवेक को देख आदित्य से धीरे से कहा, डैड हमने इस बारे में बात ही नहीं की। तो आदित्य मुस्कुरा दिया और उसने कहा, हाँ क्योंकि मौका ही नहीं मिला इसलिए तो आज विवेक को यहाँ बुलाया है। इधर शान अब उन तीनों की बातें सुन बोर होने लगा तो चुपचाप उठने की कोशिश करने लगा था कि तभी आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप बैठे रहो। इधर शुभित ईशु की पकड़ को अपने हाथ पर कसते देख समझ गया था कि वो कंफर्टेबल नहीं है उन लोगों के साथ। उसने एक नजर ईशु के चेहरे को देखा तो वाकई उसके चेहरे का नूर जैसे उड़ चुका था। शुभित ने आदित्य को देखते हुए कहा, डैड मैं अभी आया। ये कहते हुए शुभित उठा और उसने अपने साथ ईशु को लिया तो अचानक से उसकी नजर विवेक पर पड़ी जो कि ईशु को ही घूर रहा था। ये देख शुभित ने ईशु को देखा जो कि मुंह फेर दूसरी तरफ देख रही थी। शुभित ने विवेक को घूर कर देखा तो उसकी जलती नजरों को महसूस कर विवेक ने अपनी आंखें आदित्य की तरफ घुमा उससे बात करना शुरू कर दिया। वहीं शुभित अब ईशु को लेकर वहां से चला गया। रूम में पहुंचते ही शुभित ने ईशु से पूछा, तुम उस विवेक को देख इतना डर क्यों रही हो? तो इस पर ईशु ने अपना सिर झुकाए ना में हिलाया तो उसके झूठ बोलने पर शुभित को थोड़ा गुस्सा आया पर उसने को शांत रखते हुए अपना सिर झुका उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते हुए पूछा, मुझसे झूठ बोलोगी? तुम मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम उसे ही देखकर इनकंफर्टेबल हुई हो और शायद कल भी हुई थी। बताओ मुझे बात क्या है? ईशु ने शुभित की बात सुन फिर से एक बार अपना सिर ना में हिलाया तो शुभित गुस्से में उसे देखने लगा।
उसने इधर उधर देखते हुए अब बेड के साइड ड्रॉअर में से नोटपैड निकाल उसे थमाते हुए कहा, लिखो इस पर जो भी बात है मुझे लिख कर दो, मुझे समझाओ। ईशु उसके इस तरह से रिएक्ट करने पर सहम गई। उसने नोटपैड अपने हाथों में लिया था कि शुभित का फोन बजने लगा। उसने ईशु को देखते हुए अपना फोन निकाल कॉल पिक किया तो उधर से आदित्य की आवाज सुन उसने कहा, आई एम कमिंग डैड। शुभित ने कॉल कट करते हुए कहा, हम बात करेंगे इस मैटर पर अभी के लिए तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं अभी रूम में भिजवाता हूँ। ये कहते हुए वो अब रूम से बाहर निकल नीचे चला आया। आदित्य, शान और विवेक तीनों इस वक्त अब लिविंग एरिया में थे तो शुभित भी जाकर विवेक के सामने बैठ गया और उसने आदित्य को देखते हुए साफ साफ कहा, डैड मैं और विवेक स्कूल टाइम में क्लासमेट रहे हैं। आई नो हिम बट स्टिल मैं अभी किसी भी पार्टनरशिप में विवेक क्या किसी के भी साथ काम करने को तैयार नहीं हूँ। शुभित की बात सुन आदित्य उसे देखने लगा। वहीं शुभित उसका ध्यान इस समय विवेक पर ही था। उसे विवेक कुछ खास पसंद नहीं आया था। इधर शान के फोन पर सूरज का कॉल आया तो वो वहां से उठकर बाहर निकल कर आया तो सूरज ने उसके पास जाकर कहा, आरोही शर्मा नाम है, फैमिली में माँ बाप कोई नहीं है, अनाथ है। कुछ दिन पहले तक वो एक इंस्पेक्टर कपिल शर्मा के घर में रहा करती थी और अब अपनी दोस्त सोनल के साथ हॉस्टल में रहती है। शान ने सूरज की बात सुनकर कहा, बस इतना ही पता चला आपको? इससे ज्यादा मुझे पता है उसके बारे में। उसकी मम्मा भी है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और इस समय वो अपनी फ्रेंड नहीं। छोड़ो, ये आपके काम की नहीं। पर अंकल ये इन्फॉर्मेशन मेरे कोई काम की नहीं। शान ने परेशान होते हुए कहा, आप ये पता करो कि उसके डैड कौन है, उसकी मम्मा के बारे में पता करो, मुझे उसके मॉम डैड के बारे में जानना है। शान की बात सुन सूरज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके, मैं आपको कल तक आरोही शर्मा की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगा। शान ने अपना सिर हिला दिया। आदित्य से उसने अपने मन की बात कही तो वो उस पर भड़क उठा था और उसने उसे ये कह दिया था कि आरोही का आशी के जैसे लगना मात्र एक इत्तेफाक है। बट शान को ऐसा लग रहा था कि नहीं, आरोही में कुछ तो बात है, इसलिए वो अब अपने तरीके से सच पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इधर शुभित और विवेक एक दूसरे को घूरते हुए उठ खड़े हुए तो शुभित ने पास जाकर विवेक से हाथ मिलाते हुए कहा, सॉरी। तो विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी। शुभित ने अपने कोल्ड लुक के साथ उसे देखते हुए कहा, नो फिर कभी नहीं। आरोही इस समय क्लास में थी पर उसका ध्यान कहीं और ही था। क्लास खत्म हुई तो उसके पास बैठी सोनल ने उससे पूछा, आज कहाँ ध्यान है मैडम? आरोही उसकी आवाज सुन होश में आई तो उसने सोनल से पूछा, हाँ क्या हुआ? इस पर सोनल ने कहा, तुझे क्या हुआ है, कहाँ खोई हुई है? आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं। तो इस पर सोनल ने उसे देखते हुए पूछा, सच्ची? सोनल के उसे लगातार घूरने पर आरोही ने उसे अब सुबह जो उसके और रुद्र के बीच हुआ वो सब बता दिया तो सोनल ने सब जान आरोही पर गुस्सा करते हुए कहा, पागल लड़की, वो तुझसे नाराज होकर चला गया। सोनल की बात सुन आरोही ने अकड़ते हुए कहा, हाँ तो हो जाए। इस पर सोनल ने कहा, अच्छा तो फिर तुझे उसके इस तरह जाने पर बुरा क्यों लग रहा है? तो आरोही ने कहा, मुझे कहाँ बुरा लग रहा है। सोनल ने कहा, लग तो रहा है, साफ दिख रहा है तेरे चेहरे पर कि तुझे उसके जाने पर कितना बुरा लग रहा है। आरोही ने झट से अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सोनल उसके झूठ पर मुस्कुराए और अब वे दोनों क्लासरूम से निकलकर कैंटीन में जाकर बैठी तो सोनल ने कहा, सच सच बता, तुझे रुद्र पसंद है ना? अच्छा लगता है ना तुझे वो? आरोही उसकी बात सुनकर एक पल के लिए खामोश रही पर फिर जैसे ही कुछ याद आया तो उछलते हुए बोली, नहीं मैं उन्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। इस पर सोनल ने अपना सिर पीट लिया और अब झुंझलाते हुए कहा, तो फिर क्यों उसके बारे में सोच रही है? तो आरोही ने भी चिढ़ते हुए कहा, मैं कहाँ सोच रही हूँ। सोनल ने इस बार शांत होकर कहा, अच्छा एक बात कहूँ आरोही, रुद्र को अगर तेरा फायदा उठाना ही होता तो वो उठा चुका होता। मुझे लगता है तुझे एक बार उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस पर आरोही ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद धीरे से कहा, वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। ये कहते हुए अब आरोही का गला भर आया। उसे अभी भले एहसास नहीं था कि वो रुद्र के लिए क्या महसूस करती है, पर ये तो वो अच्छे से जानती थी कि वो उसका पति है। शादी भले किन्हीं भी हालातों में हुई है पर हुई तो थी ना। वो उसका है तो वो कैसे उसके होने के बाद भी शक्ति को बुलाकर उसके साथ इश्क फरमा रहा था। उसे शक्ति को किस करते देख वो कितना हट हुई है ये वो किसी से कह नहीं पा रही थी। आंखें भर आई तो उसने सिर झुकाए हुए अपने आंसू पोंछ लिए।
सोनल ने उसे इस तरह देखते हुए कहा, देख अब खुद को कह रही है बुरा नहीं लग रहा, पर उसकी याद में आंसू बहा रही है। सोनल की बात सुन अब तो आरोही का अपने आंसुओं पर जैसे वश नहीं रहा था, वो अब सच में रोने लगी थी। तो सोनल ने इधर उधर देखते हुए कहा, अब रो क्यों रही है? अच्छा एक काम कर, इतनी याद आ रही है तो बात कर ले ना उससे। आरोही ने सोनल से हैंकी छीन उस पर भड़कते हुए कहा, नहीं करनी मुझे कोई बात और मुझे कोई याद नहीं आ रही। उनकी कुछ ऑर्डर कर, मुझे बहुत भूख लग रही है। सोनल ने आरोही की बात सुन अपना सिर पीट लिया। आरोही को समझाना अब उसे बेफिजूल लगा तो वो अब उठकर वहां से काउंटर पर कुछ ऑर्डर करने चली गई। रात के समय मनाली में होटल के पूल साइड एरिया में रुद्र अपने बैंड डायरेक्टर साहब और अपनी सभी टीम मेंबर के साथ बैठा हुआ था। कुछ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे तो कुछ दिन वहीं रुद्र सबसे थोड़ा दूर शांत बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे इस तरह से देख बॉबी ने सक्षम से पूछा, यार ये रुद्र इतना चुप क्यों बैठा है? सक्षम ने एक नज़र रुद्र को देखा और अब उठकर उसके पास जाते हुए वहीं उसके पास बैठ गया। रुद्र ने उसके पास बैठने पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो सक्षम ने कहा, यार तू समझता क्यों नहीं है? अब हम एंड मौके पर शक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिला है, ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। रुद्र अब भी खामोश था तो उसे देख सक्षम ने चिढ़ते हुए पूछा, आखिर प्रॉब्लम क्या है शक्ति के होने से? तो रुद्र ने गुस्से में अपना ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा, शी किस्ड मी, और उसकी इस हरकत की वजह से आरोही वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सक्षम ने रुद्र की बात सुन हैरानी से पूछा, क्या बोल रहा है? रुद्र ने गुस्से में कहा, सच बोल रहा हूँ, कहती है कि मुझसे प्यार करती है। सक्षम रुद्र की बात सुनकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले, पर कुछ सोचते हुए उसने रुद्र से पूछा, क्या आरोही ने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया, पर जैसे ही सक्षम की बात का मतलब समझ आया तो उसने उस पर लगभग बरसते हुए कहा, तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया से क्या मतलब है? यार मैंने उसे किस नहीं किया, तुम सब क्या मुझे सीरियल किसा समझते हो? सक्षम ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब है कि। पर अब रुद्र उसकी बात सुनने की बजाय नाराज होकर वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही बॉबी ने उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ इसे? सक्षम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। रुद्र का मूड आज कुछ ज्यादा ही ऑफ था। आरोही की बातों ने उसे कुछ ज्यादा ही हट किया था। आज से पहले कभी वो किसी भी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं हुआ था, पर आरोही उसकी बात अलग थी, वो खुद भी अलग थी, जिसे वो बस अपना बनाना चाहता था। इस तरह की फीलिंग उसे आज तक कभी किसी भी लड़की के लिए नहीं आई थी। रुद्र पूल साइड सबसे अलग दूर खड़ा स्मोक कर रहा था कि तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, हेलो। रुद्र ने आवाज सुन मुड़कर देखा तो ये उनके डायरेक्टर साहब की वाइफ थी। रुद्र ने उसे देख कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर से पलटकर स्मोकिंग करने लगा तो डायरेक्टर की वाइफ ने उसके पास आते हुए कहा, एटीट्यूड मैम। डायरेक्टर की वाइफ ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय आई एम करिश्मा, ये सॉन्ग में ही डायरेक्टर करने वाली हूँ। रुद्र ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखते हुए पूछा, ओह रियली? रुद्र ने उससे हाथ नहीं मिलाया तो अब करिश्मा ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, हम मैम। रुद्र ने सिगरेट दूर फेंकते हुए कहा, ओके फिर सुबह मिलते हैं लोकेशन पर, बाय। करिश्मा ने एक स्माइल देते हुए कहा, बाय, गुड नाइट। रुद्र बिना कुछ बोले वहां से चला गया। होटल में अपने रूम में जब वो आया तो उसने चार्ज होते अपने फोन को उठा चेक किया तो आरोही का कोई मिस्ड कॉल नहीं था, सारे कॉल घर वालों के थे। रुद्र ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे क्यों कॉल करोगी, तुम तो उस अभी से। रुद्र ये कहते हुए अब रुक गया। उसने बालकनी में आकर पहले घर पर यानी सोनम को कॉल किया। उधर से कुछ ही सेकंड में सोनम ने कॉल पिक किया तो सोनम ने गुस्से में चिल्लाते हुए रुद्र पर सवालों की झड़ी लगा दी। उसने गुस्से में रुद्र से पूछा, चाहते क्या हो, तुम कहाँ हो? बिना कुछ बोले कहीं भी निकल गए। रुद्र ने सोनम की अच्छी खासी डांट सुनने के बाद धीरे से कहा, माँ फ्रेंड्स के साथ मनाली घूमने आया हूँ। सोनम ने रुद्र की बात सुनी तो उसका मुंह हैरानी से खुल गया और उसने अब उस पर भड़कते हुए कहा, रुद्र ये मेरी ही दी हुई छूट का नतीजा है जो तुम हर बार अपनी मनमानी करते हो। क्या बोलूंगी अब मैं तुम्हारे पापा को? रुद्र ने बेफिक्र होकर कहा, कह देना कि घूमने गया हूँ, वैसे भी घर पर रहता हूँ तो उनकी आंख में चुभता हूँ। सोनम ने उसकी बात सुन गुस्से में कहा, कैसे बात कर रहे हो, वो पापा हैं तुम्हारे। रुद्र तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं तुम्हारा?
काफी देर तक सोनम की डांट खाने के बाद रुद्र ने अब कॉल कट कर दिया। वो अभी घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि पहले ही सब उसके ड्रीम के खिलाफ थे। ऐसे में वो कोई बखेड़ा नहीं चाहता था और ना ही किसी भी तरह की कोई रोक टोक। मूड ऑफ था, ऐसे में नींद तो आनी नहीं थी। मन बहुत था कि वो एक बार आरोही से बात कर ले, पर उसका सुबह वाला रूप रुद्र को याद आया कि कैसे उसने उसे इंसल्ट किया, तो उसने फोन वापस रख दिया। पर फिर कुछ देर बाद फोन हाथ में ले उसने आरोही को आखिर कॉल कर ही दिया कि कुछ नहीं, वो उससे लड़ेगी भी तो क्या, कम से कम वो उसकी इसी बहाने आवाज सुन लेगा। इधर आरोही इस समय हॉस्पिटल से वापस अपार्टमेंट पर अपने फ्लैट में एंटर हुई ही थी कि अपने हाथ में पकड़े फोन को बजते देख उसकी स्क्रीन पर उसका ध्यान गया तो दिन भर से बुझा चेहरा कमल के फूल की तरह खिल उठा। उसने जल्दी से अंदर आ डोर लॉक कर कॉल पिक करते हुए कहा हेलो। वहीं इधर रुद्र ने आरोही की आवाज सुनकर उससे पूछा कहाँ हो। आरोही ने धीरे से कहा घर आ गई हूँ, मम्मा से मिलने गई थी। रुद्र ने कहा हम दोनों अब खामोश हो गए। तो कुछ देर बाद रुद्र ने ही कहा मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। उसकी बात सुन आरोही चुप रही। शायद उसे एक बार उससे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ है, पहुंच गया कि नहीं, पर फिर उसे याद आया कि वो क्यों पूछेगी, उसे पूछने वालियों की कमी है क्या। ये सोचते हुए आरोही ने कहा अच्छा। तो रुद्र ने कहा हाँ, तुम तो पूछोगी नहीं तो सोचा खुद ही बता दूं। इस पर आरोही ने कहा हाँ, तो मैं क्यों पूछूंगी, आपकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है वो शक्ति, वो पूछेगी ना। रुद्र को आरोही की बात सुन गुस्सा आ गया। उसने उस पर भड़कते हुए कहा वो क्यों पूछेगी, वो कौन लगती है मेरी, और वैसे भी वो तो मेरे साथ ही आई है यहाँ। जैसे ही रुद्र ने ये बात कही रुद्र को ऐसा लगा कि उसकी जुबान को लकवा मार गया है। वो आरोही से कुछ बोलना चाह रहा था पर चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था। इधर आरोही उसकी बात सुन भड़क उठी थी, पर वो कुछ कहती उससे पहले रुद्र ने लड़खड़ाती जुबान से कहा हेलो बेबी, मेरे कहने का मतलब था कि वो हमारी टीम के साथ आई है। आरोही ने रुद्र की बात सुन गुस्से में कहा मुझे क्या, वो आपके साथ हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कहा झूठ मत बोलो, तुम्हें फर्क पड़ता है इसलिए बता रहा हूँ, वरना तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। आरोही ने रुद्र की बात सुन चिढ़ते हुए कहा अच्छा। तो रुद्र ने कहा हाँ, मेरी बात का यकीन करो, मैंने उसे किस नहीं किया, उसने मुझे किया था। पर आरोही को अब उसकी बात सुनाई ही कहाँ दे रही थी। उसे बस इतना पता था कि शक्ति उसके पास है, कुछ सोच। आरोही ने बोलते हुए रुद्र को चुप करवाते हुए कहा बाद में बात करती हूँ, वो अभी का कॉल आ रहा है। इतना कहते हुए आरोही ने फटाक से कॉल कट कर दिया। वहीं रुद्र जो कि अपनी बेगुनाही साबित करने में लगा हुआ था, जैसे ही उसने आरोही की बात पर गौर किया तो वो चिल्लाया क्या, किसका कॉल आ रहा है। मगर तब तक आरोही कॉल कट कर चुकी थी। रुद्र फोन पर चिल्लाया हेलो हेलो आरोही, पर फोन में आरोही की आवाज आना बंद हो गई। तो रुद्र ने गुस्से में अब फोन फेंकना चाहा, पर फिर उसे याद आया कि वो क्या पागलपन कर रहा है, उसे तो आरोही को कॉल करना चाहिए। इसलिए उसने अब जल्दी से आरोही को कॉल बैक किया तो उसका फोन वाकई बिजी बता रहा था। ये रुद्र के अंदर आग लगाने के लिए काफी था। वो पागलों की तरह इधर उधर गुस्से में उछलता हुआ फिर से आरोही को कॉल बैक करने की कोशिश करता रहा, पर आरोही का फोन लगातार बिजी बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिन भर से गया शुभित अब जाकर वापस आया था। उसको रूम में आते देख ईशु हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी, मगर शुभित ने उसे देखना तो दूर उस पर ठीक से ध्यान भी नहीं दिया और सीधा वॉशरूम में चला गया। उसे इस तरह से जाते देख ईशु ने खुद से कहा क्या हो गया, सुबह तो ठीक थे। कुछ देर बाद शुभित वॉशरूम से निकलकर वापस आया तो वो चेंज कर अपने नाइट बियर में था। ईशु बेड पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रही थी, पर वो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट गया और उसने रूम की लाइट ऑफ कर दी। उसका इस तरह का रवैया देख अब ईशु कुछ ज्यादा हैरान थी। उसने अंधेरे में शुभित को देख मन ही मन कहा तुम्हें हुआ क्या है, इस तरह से क्यों सो गए। रुद्र रूम में आकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद उसे कहाँ आने वाली थी। उसने बेड पर लेटे लेटे एक बार फिर आरोही को कॉल किया तो इस बार उसका कॉल लग गया और उसने जैसे ही कॉल पिक किया तो रुद्र ने भड़कते हुए पूछा कर ली बात या अभी भी बात अधूरी रह गई है। आरोही उसके इस तरह से चिढ़ने पर अपने मुंह पर हाथ रख हंस दी। असल में वो तो सोनल से बात कर रही थी और उसने बस ऐसे ही रुद्र को चिढ़ाने के लिए कहा था कि वो अभी से बात कर रही है, भला वो क्यों बात करने लगी उससे। आरोही ने अब अपनी हंसी को दबा उसे और चिढ़ाते हुए कहा हाँ कर ली, आपको कोई प्रॉब्लम है
तो रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, करो करो बात करो तुम, मैं बीच में खामोखा हड्डी बन रहा हूँ, बाय। ये कहते हुए रुद्र ने अब कॉल एंड कर दिया तो आरोही अपना फोन देख मुस्कुरा दी। उसका मन हुआ कि वो उसे कॉल कर ले, पर फिर कुछ सोच वो अपना फोन लेकर बेड पर लेट गई। इधर रुद्र भी गुस्से में पेट के बल लेट गया और अपना फोन देखते देखते ना जाने कब सो गया। सुबह के समय शुभित जिम से वापस आया और जल्दी से शॉवर ले रेडी होकर अपने रूम से निकल शान के रूम की तरफ बढ़ गया। शान के रूम में एंटर करते ही उसने शान को आवाज देते हुए कहा, शान शान। अपने भाई के चिल्लाने पर शान बालकनी से रूम में आया और उसने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, क्या भाई, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? शुभित ने शान को एक नजर गुस्से में घूरा और अगले ही पल अपना फोन निकाल उसके सामने करते हुए पूछा, इससे क्या समझूं मैं? शान, जिसका चेहरा सुबह की ताजी हवा खाकर खिला हुआ था, पर जैसे ही शुभित ने उसके सामने अपना फोन लाया तो उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसने अपना थूक गटकते हुए कहा, भाई वो कि तभी शुभित ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, सिर्फ सच बोलना शान, क्या चल रहा है तुम्हारे और ईशू के बीच? क्या है ये सब जानते हुए भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया? शान ने कॉफी मग टेबल पर छोड़ जल्दी से कहा, नहीं भाई आप गलत समझ रहे हैं, ईशू तो मेरे लिए हमारी आशी जैसी है, वो आपका प्यार है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो इस पर शुभित चिल्लाया और उसने गुस्से में शान को पकड़ते हुए कहा, भूल गए हो तुम, तभी तो ईशू को इस नजर से देखा, तुमने क्या कर रहे थे इस हालत में उसके साथ? बताओ मुझे, तुम दोनों ने मुझे चीट किया है, धोखा किया मेरे साथ, सब जानता था मैं, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आना चाहता था। शान ने शुभित की बात सुन पहले तो उसे हैरानी से देखा, पर फिर अगले ही पल मना करते हुए कहा, नहीं भाई, मेरा छोड़िए, ईशू वो तो कभी आपको धोखा देना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, बहुत प्यार करती है आपसे और आपकी जगह उसके दिल में कोई और कभी नहीं ले सकता। शुभित शान के उसका हाथ पकड़ने पर झड़क कर जाने को हुआ था, पर शान ने उसे रोकते हुए पूछा, किसने भेजे आपको ये इतने पुराने फोटोज? शुभित ने एक बार फिर चिढ़ते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे साफ साफ बताओ कि इन फोटोज का राज क्या है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? शान को शुभित की बात सुन इस बार गुस्सा आया तो उसने थोड़ा गुस्से में कहा, भाई आप हद पार कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं आप? शुभित ने गुस्से में शान की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, हद मैंने नहीं, तुमने पार की है। अब सच बताओ मुझे कि मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाए हैं तुम दोनों ने? असल में कल दिन में एक बार फिर आध्या से हुई बात और उसके द्वारा भेजे गए फोटोज ने एक बार फिर शुभित का ब्रेन वॉश कर दिया है और वो उन फोटोज को देख एक बार फिर ईशू और शान को लेकर अपनी सोच पर काबू नहीं कर पा रहा था, मगर शान उसे अब उसकी बातें और सोच दोनों ही घटिया लग रही थी, इसलिए उसने लगभग अपने भाई पर चिल्लाते हुए कहा, भाई सच में आप अगर बड़े भाई ना होते तो वो हाल करता आपका कि आप खुद को पहचान नहीं पाते। इन फोटोज की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपके पास कहां से आई, पर इतना कहूंगा कि फोटोज में जो ईशू की हालात है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, ईशू नहीं। ईशू के लिए प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप हैं और उसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, पर आप तो उसके प्यार पर भी उंगली उठा रहे हैं, ये कैसा प्यार है आपका? शुभित ने शान की बात सुन भड़कते हुए कहा, तुम मुझे प्यार करना मत सिखाओ, सीधे सीधे मेरे सवालों के जवाब दो। क्या हुआ था उस रात? तुम दोनों अकेले फार्म हाउस पर क्या करने गए थे? शान ने शुभित की बात सुन अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कुछ कहना चाहा, मगर जैसे ही उसकी नजर डोर पर सटकर खड़ी ईशू पर पड़ी तो वो खामोश हो गया। वही शुभित ने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, ईशू से मैं उस समय अकेले मिलने वाला था, ऐसे में तुम वहाँ ईशू के साथ क्या कर रहे थे? शुभित लगातार गुस्से में शान पर एक सवाल दागे जा रहा था। वही शान, वो तो सामने खड़ी ईशू को देख जैसे मौन धारण कर चुका था। उसने शुभित को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भाई हम इस मामले पर बाद में बात करते हैं। मगर शुभित तो जैसे आज कुछ अलग ही ठान कर बैठा था। शुभित गुस्से में शान पर चिल्लाया और उसने चिल्लाते हुए उससे पूछा, बोलो क्यों किया, जानते हुए भी कि मैं ईशू से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम दोनों ने। शान चुप रहा और अब अपनी बात कहते हुए शुभित भी खामोश हो गया था। रूम में शांति छा गई जो कि जल्दी ही चूड़ियों और पायलों के शोर से भंग हो गई।
आवाज सुन शुभित ने मुड़कर देखा तो ईशु धीमे कदमों के साथ अंदर चली आ रही थी। उसे आते देख शुभित गुस्से से लाल पड़ चुका था। वो आगे बढ़ा और उसने ईशु की कलाई पकड़ उसे लगभग अपने साथ खींचते हुए वहां से लेकर चला गया। वो उसे घसीटता हुआ अपने रूम में लेकर आया और उसने उसे डोर बंद कर डोर से सटा गुस्से में देखते हुए पूछा, क्यों किया तुमने ये सब, और वो भी तुम्हें ये सब करने के लिए मेरा भाई ही मिला था। शुभित की बात सुन ईशु की आंखों में आए आंसू छलक आए। शुभित को देख वो उसके पीछे पीछे चली आई थी, जिस वजह से उसने शुभित और शान की सभी बातें सुन ली थी। फार्म हाउस शब्द को सुनकर ही उसे पता चल चुका था कि शुभित किस बारे में बात कर रहा है, पर जो उसका नजरिया था उस सिचुएशन को लेकर वो इतना घटिया होगा ये ईशु ने कभी नहीं सोचा था। आज अगर वो बोल पाती तो शायद उससे कुछ कह पाती, अपनी सफाई में नहीं बल्कि उससे ये पूछती कि क्या उसे बस उस पर इतना सा ही भरोसा था। उस पर छोड़ो, उसे अपने भाई पर भी भरोसा नहीं था। वो उसे और शान को इतना गिरा हुआ समझता है। शुभित एक बार फिर चिल्लाया, बोलो, बोलती क्यों नहीं कुछ, पर वो कुछ नहीं बोली। कैसे बोलती, उसकी आंखों से बस सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। वहीं शुभित ने उसे देख दर्द भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला हंसते हुए कहा, मैं भी ना भूल जाता हूँ कि तुम तो बेचारी हो, बोल नहीं सकती, कैसे मेरे सवालों का जवाब दोगी। हंसते हुए ही शुभित ने अब ईशु के गले में अपना चेहरा छुपा लिया और उससे एक बार फिर पूछा, क्यों किया ये सब, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना कितना प्यार करता हूँ, फिर भी मेरी फीलिंग्स के साथ खेला तुमने। शान के साथ कैसे, आगे कहते कहते वो रुक गया क्योंकि बोलते हुए अब उसका गला भर आया था। वहीं ईशु ने रोते हुए अपनी आंखें भींच अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। शुभित ने ईशु के गले लगे हुए ही अपनी दर्द भरी आवाज में उससे कहा, मॉम और आशी के जाने के बाद सिर्फ तुम पर भरोसा किया। तुम वो पहली लड़की रही जिसे मैंने अपनी दिलो जान से चाहा, पर तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे दिल को तोड़ने में। साफ साफ मुझसे कह दिया होता कि तुम्हारा दिल बेईमानी कर गया है। अब वो शान को चाहने लगा है तो मैं हंसकर तुम्हारी खुशी के लिए शान और तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता। शुभित ने अपना चेहरा उसके गले से दूर कर अब अपनी भीगी हुई पलकों को उठा। ईशु की बंद आंखों को देख झुककर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, फिर कभी तुम्हारे सामने ना आता, पर तुमने मुझे हर तरह से छला और मैं बेवकूफ तुम्हारी मासूमियत में खोकर बेवकूफ बनता रहा। शुभित ने अब एक बार फिर से हंसते हुए कहा, कितनी अच्छी एक्टिंग आती है तुम्हें, सब कुछ दिखावा चल रहा है। हमारी शादी, मेरे तुम्हें पहली बार छूने पर जो एहसास था हम दोनों के बीच, वो सब कुछ झूठ था। हमारी सुहागरा, तुम्हारा दर्द, सब कुछ दिखावा था। इतनी अच्छी एक्टिंग तुमने कहाँ से सीखी। इतना कहते हुए शुभित ने गुस्से में ईशु के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। वहीं उसकी इस हरकत से अपने गालों पर तेज दर्द महसूस करते हुए ईशु की आंखों से आंसू अब बहुत तेजी से बह रहे थे। वहीं शुभित की पकड़ गुस्से में अब और अधिक ईशु के चेहरे पर मजबूत पड़ चुकी थी। तब से चुपचाप सुन रही ईशु का दिल अब शुभित की बातों को सुन भर चुका था और बस फटने को तैयार था कि किसी ने डोर पर बड़े जोर से नॉक किया। डोर नॉक की आवाज सुन अब जब ईशु होश में आई तो उसने खुद पर झुके शुभित का हाथ दूर झटक उसे दूर धकेल दिया और खुद ने पलटकर डोर ओपन किया तो डोर पर घबराया हुआ शान खड़ा हुआ था। वो खुद डोर पर खड़ा उन दोनों के बाहर ना आने पर घबराया हुआ था, इसलिए उसने अब डोर नॉक करना शुरू कर दिया। इधर ईशु उसे देख अपना सिर झुकाए वहां से रोते हुए चली गई। शान ने उसके पीछे जाना चाहा मगर नहीं, कुछ सोचते हुए वो मुड़ा और जल्दी से रूम में आया तो देखा शुभित रूम को तहस नहस करने पर तुला हुआ था। सब कुछ इधर से उधर फेंक रहा था। उसने रूम में रखे छोटे छोटे शो पीस इधर उधर गुस्से में फेंक दिए और जो कांच के थे उन्हें तोड़ दिया। यहाँ तक अब वो खुद को हट करने लगा था। शान शुभित को इस तरह पागल होता देख जल्दी से उसके पास गया और उसने उसे पीछे से पकड़कर अपनी मजबूत बाहों में कसते हुए कहा, भाई पागल हो गए हैं क्या। शान का शुभित को इस तरह देख गला भर आया था और वो बस रोने की हालत में था, पर शुभित को संभाले हुए उसने कहा, कैसे इतना बुरा इतना गंदा सोच सकते हैं आप। मैं ईशु के साथ इतनी गंदी हरकत कर जाऊंगा ये आपने सोचा भी कैसे। सच जानते भी हैं आप नहीं, कुछ नहीं जानते, बस यूं ही पागल हो रहे हैं बाहर वालों की बातें सुन। शान के चिल्लाने पर, उसके ऊंची आवाज में बात करने पर शुभित अब कुछ हद तक शांत हुआ। उसने खुद को शान की पकड़ से आजाद करने की कोशिश छोड़ दी तो शान ने उसे छोड़ उसे पलटकर अपने सामने करते हुए कहा, उस रात
वेलेंटाइन वाले दिन 3 साल पहले जब आपने ईशू को फार्म हाउस पर मिलने बुलाया था, उस रात आपकी भेजी हुई कार बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई थी। ऐसे में ईशू ने मुझे मैसेज कर बुलाया था। क्योंकि उसे डर था कि कहीं आप उसके लेट या फिर ये सोच कि वो नहीं आई तो बुरा ना मान जाए, इसलिए उसने कार के ठीक होने का वेट करने की बजाय मुझे मैसेज किया कि मैं उसे फार्म हाउस तक छोड़ दूं। शान ने शुभित को देखते हुए आगे कहा, मैंने ईशू को बीच रास्ते से पिक कार फार्म हाउस तक ड्रॉप किया, पर वहां लाइट ही नहीं थी। सर्वेंट भी अपने क्वार्टर जा चुका था। ऐसे में मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर जाकर चेक किया तो देखा एक वायर निकला हुआ था। मैंने उसे वापस जोड़ा तो लाइट आ गई और मैं बस ईशू को बाय कहते हुए वहां से जल्दी ही निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे वहां देखते तो नाराज होते। क्योंकि आपको लगता था कि मैं आपके और ईशू के बारे में कुछ नहीं जानता। पर बीच रास्ते पर मुझे याद आया कि मैं अपना फोन वहीं डाइनिंग टेबल पर रखा छोड़ आया हूं, तो मैं एक बार फिर फार्म हाउस वापस आया और अंदर आया, देखा तो एक बार फिर फार्म हाउस की लाइट जा चुकी थी। मैं अंधेरे में ही ईशू को आवाज देते हुए आगे बढ़ा कि बड़े जोर से आवाज हुई, कुछ सामान गिरने की आवाज आपके रूम से ही आई थी। मैंने 1-2 बार फिर ईशू को पुकारा पर फिर से सामान गिरने की आवाज आ रही थी। मैं अब जल्दी से रूम की तरफ बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे जाकर डोर ओपन किया था कि जो देखा वो बहुत ही खतरनाक था। बेड पर ईशू के साथ कोई था जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। शान की बात सुन शुभित के होश उड़ गए और उसने पलटकर हैरानी से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? शान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, अंधेरे की आड़ में पहले से ही फार्म हाउस पर कोई मौजूद था जो कि अच्छे से जानता था कि ईशू उस समय फार्म हाउस पर अकेली थी और ये जरूर कोई सोची समझी चाल थी। मेरे रूम में एंटर होते ही उसने ईशू को छोड़ दिया और पलक झपकते ही खिड़की से छलांग लगा भाग गया। जब तक मैं कुछ समझ पाता वो जा चुका था, पर जब सब समझ आया तो डर से पूरा बदन कांप गया था। सारे बुरे ख्याल मन में आए और मैंने डरते हुए ईशू को आवाज दे अंधेरे में बेड पर इधर उधर हाथ फैलाए तो मेरा हाथ अंधेरे में ईशू को छू गया और अब मुझे पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट निकाल ईशू को पकड़ा दी और जल्दी से रूम से बाहर निकल कर आया। वॉचमैन, सर्वेंट सभी को कॉल किया, इलेक्ट्रिसिटी ठीक कराई। लाइट के आते ही जल्दी से वापस रूम में आया तो ईशू बेड से नीचे बैठ खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए बहुत रो रही थी। उसके पास जल्दी से जा उसे पकड़कर उसे उठाकर मैंने उससे असल बात जानी तो समझ आया कि अगर मैं लेट हो जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शान ने शुभित को देख अब अपना सिर झुकाते हुए कहा, जो फोटो आपने मुझे दिखाई ये बस उस वक्त की ही फोटोज हैं जब मैं ईशू को संभाल रहा था। मेरे उसके सिर को चूमने को अलग ही एंगल को यहाँ तक हर फोटो को एक अलग ही एंगल से पेश किया आपके सामने। यही उस रात का सच है और आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं तो फिलहाल मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। शान अब अपनी बात कहने के बाद चुप हुआ तो शुभित ने उससे धीमी आवाज में पूछा, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे क्या फैमिली में भी किसी को कुछ नहीं बताया? और कौन था वो ईशू? उसके साथ किसने की वो हरकत? ये कहते हुए शुभित के चेहरे पर गुस्सा उभर आया कि तभी शान ने कहा, फैमिली में सभी इस बात को जानते हैं। अंदर ही अंदर अपने तरीके से निखिल अंकल ने बहुत कोशिश की उस आदमी को ढूंढने की जिसने ईशू के साथ ये सब किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फार्म हाउस के बैकसाइड के तीनों कैमरे खराब थे और फार्म हाउस के अंदर लाइट ना होने की वजह से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। ईशू से उसका कई बार स्केच तैयार करने को भी कहा, पर उसने खुद उस आदमी को ठीक से नहीं देखा था। ऊपर से उसकी हालत उस समय ठीक नहीं थी, पर वो आदमी अगर एक बार भी उसके सामने आता तो वो उसे पहचान सकती थी। शुभित ने शान की बात सुन धीरे से पूछा, सबको सब कुछ पता था, बस मुझे छोड़ ऐसा क्यों? शान ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, आपका ईशू के लिए पजेसिव नेचर, ईशू को इस सब से डर लगता है भाई। अगर उसे कोई छू ले तो आप छूने वाले के हाथ तोड़ देते थे। अगर ईशू से कोई बात करे तो वो भी आपको पसंद नहीं आता था। ऐसे में आप इस बात को किस तरह से लेते? यही सोच ईशू ने आपको कुछ भी बताने से मना कर दिया। शुभित को शान की बात का बहुत बुरा लगा और उसे बुरा इस बात का भी लगा कि ईशू को उस पर विश्वास ही नहीं था। विश्वास ये शब्द सोच जैसे शुभित को कुछ होश आया और वो चिल्लाया, ईशा। वो चिल्लाते हुए जल्दी भागा और रूम से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से सीढ़ियों से ही नीचे जा ईशू को आवाज दी कि तभी आदित्य नीचे आया और उसने शुभित को बिना
देखे हुए ही उससे पूछा क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो। शुभित ने आदित्य की आवाज सुन बेख्याली में कहा डैड ईशु। आदित्य ने उसकी आवाज सुन अब अपने फोन से ध्यान हटा उसे देखा तो उसकी और उसके कपड़ों की हालत देख थोड़ा नाराजगी से पूछा ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। शुभित ने आदित्य की बात को अनसुना करते हुए जल्दी से किचन में जाकर ईशु को देखा, वो वहां नहीं थी तो वो पूजा घर में गया, वो वहां पर भी नहीं थी तो अब वो स्टडी रूम में गया और एक बार फिर ईशु वहां भी नहीं थी। शुभित को इस तरह से हड़बड़ाते हुए इधर उधर भाग दौड़ करते देख आदित्य ने उसे रोकते हुए पूछा बात क्या है। चीकू। आदित्य की बात सुन शुभित उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने आदित्य से कुछ कहना चाहा था कि तभी आदित्य का फोन बजने लगा। आदित्य ने कॉल पिक किया और बात करने लगा कि बात करते हुए उसके फेशियल एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्से में शुभित को घूरते हुए उससे पूछा चीकू ईशु कहाँ है। तो शुभित ने अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से कहा पता नहीं। आदित्य ने कॉल कट किया और अब शुभित को देख उस पर भड़कते हुए कहा तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ, पहले मेरे साथ चलो। शुभित आदित्य की बात सुन उसे देखने लगा तो आदित्य ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा मेरा मुंह क्या देख रहे हो। ईशु रोते हुए मेंशन से बाहर निकल कर गई है, कोई आइडिया है तुम्हें। शुभित ने आदित्य की बात सुन हैरानी से पूछा क्या। आदित्य अब जल्दी से बाहर जाने लगा तो शुभित जल्दी से उसके पीछे पीछे भागा। आदित्य बाहर निकल कर आया तो एक सिक्योरिटी गार्ड भागकर उसके पास आया और उसने आदित्य से कहा सर हमने मैम को रोकने की कोशिश की थी पर वो बाहर जाना चाहती थी, हम उन्हें मना नहीं कर पाए। तभी ड्राइवर आदित्य की कार लेकर वहां आ गया। आदित्य ने अपनी सिक्योरिटी टीम को ईशु को ढूंढने पर लगा दिया और खुद भी शुभित के साथ उसे ढूंढने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आज संडे था तो आरोही फ्री थी। कुछ सोचते हुए वो आज मंदिर चली आई थी। असल में सच तो ये था कि ना जाने क्यों रुद्र से नाराजगी के बाद भी वो उसके लिए मंदिर प्रार्थना करने आई थी। पूजा करने के बाद वो मंदिर से बाहर निकल कुछ दूर चली पर उसे ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था तो उसने कैब बुक करने का सोचा। कुछ दूर वो और चली थी कि उसके सामने ही अचानक से हुई एक तेज आवाज के साथ एक कार ने एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया। आरोही ये देख डर गई। वो जल्दी से भागी और उसने जाकर गहरे नीले सूट पहने हुए उस लड़की को में समेटा तो उस लड़की का चेहरा देख हैरान हो गई और वो धीरे से फुसफुसाई भाभी। थोड़ी ही देर में आसपास के लोगों ने भीड़ जमा की, साथ ही वो कार वाला भी बाहर निकल कर आया और उसने जल्दी से भीड़ को देख अपने बचाव में कहा मेरी गलती नहीं है, ग्रीन सिग्नल था फिर भी ये बच्ची रोड क्रॉस कर रही थी, कोई मेरी मदद कीजिए, बच्ची को उठाने में मैं खुद हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तभी आरोही ने कहा मैं इन्हें जानती हूँ। ये सुन कार वाले ने हाथ जोड़ लिए और आरोही से कहा बेटा मुझे माफ कर दो, जल्दी में था, मैं हॉस्पिटल ले कर चलता हूँ। इस पर आरोही ने थोड़े गुस्से में कहा वो तो अंकल आपको ले जाना ही होगा, अब जल्दी कीजिए। आरोही ने झट से एक लड़के की मदद से ईशु को उस आदमी की कार में बैठाया और खुद भी उसके साथ कार में बैठ गई। आरोही ईशु को देख पहचान गई थी कि ये शान की भाभी है, इसलिए उसने जल्दी से शान को कॉल लगा दिया, पर शान उसके कॉल पिक नहीं कर रहा था। वे लोग कुछ ही देर में हॉस्पिटल भी पहुंच गए तो आरोही ने तीसरी बार शान का कॉल ट्राई किया। अच्छी किस्मत, इस बार शान ने कॉल पिक कर लिया तो आरोही ने जल्दी से कहा भाई मैं आरोही आपकी भाभी का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आ जाइए। वहीं शान उसने आरोही की बात सुनी तो उसे एक पल को यकीन नहीं हुआ और उसने आरोही से पूछा क्या कह रही हो। आरोही ने ईशु के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए कहा आपने पहचाना नहीं क्या, मैं आरोही उस दिन पार्टी में आई थी, आपकी भाभी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं लोकेशन शेयर करती हूँ, आप जल्दी आ जाइए। आरोही ने ये कहते हुए अब जल्दी से कॉल कट किया और शान को लोकेशन शेयर कर जल्दी से ईशु के पास आ गई। बाहर से उसे कोई चोट नहीं आई थी पर वो बेहोश हो गई थी। ऐसे में आरोही को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कोई अंदरूनी चोट ना लगी हो। कुछ देर बाद डॉक्टर ने ईशु का चेकअप करने के बाद आरोही को बताया कि उसे कोई चोट नहीं आई है, बस हाथ पैर में मामूली सी खरोच है, पर हाँ उसे बहुत ही तेज फीवर था जिसकी वजह से ही वो चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई और बेहोश हो गई। डॉक्टर जा चुके थे तो आरोही मेडिसिन के असर से बेसुध पड़ी ईशु के पास ही आकर बैठ गई और ईशु को निहारने लगी। उसने ईशु को देखते हुए कहा कमाल है, इन आमिर लोगों का भी अपने बच्चों का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकते। आरोही ने ईशु को बड़े ध्यान से देखा तो सोचने लगी कि कितनी फुर्सत में भगवान ने उसे बनाया है, अभी भी वो
इस हाल में भी बेहद खूबसूरत दिख रही थी, पर उसकी ये हालत कैसे हुई, और सबसे बड़ी बात तो आरोही ये सोच हैरान थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बहू अपनी आलीशान गाड़ियों को छोड़ रोड पर पैदल कहाँ घूम रही थी, वो भी इस हालत में जब उसे बहुत तेज फीवर था। आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। कॉल शान का था, तो वो समझ चुकी थी कि शान आ गया है। वो कॉल पिक कर जल्दी से रूम से बाहर निकल चलकर अभी कुछ दूर आई ही थी कि तभी उसे सामने से शान आते हुए दिख गया। आरोही ने हाथ हिलाया तो शान भी आरोही को देख अब जल्दी से उसके पास आया। उसके साथ आदित्य और शुभित भी था। शान ने आरोही के पास आते ही पूछना चाहा था, मगर उससे पहले शुभित ने आरोही को अपने पास खींचते हुए पूछा, ईशु कहाँ है वो? आरोही ने शुभित को इतना डरा हुआ देख उसे शांत करते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, वो अब ठीक हैं, आइए मेरे साथ। इधर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी कि उनके हॉस्पिटल में आदित्य मित्तल आए हैं। ऐसे में सूरज आदित्य के आदमी ने जल्दी से सिक्योरिटी की वजह से हॉस्पिटल के उस पूरे फ्लो को ही सील कर दिया। वहां अब सभी का आना जाना बंद हो गया था। इधर शुभित जल्दी से आरोही के साथ ईशु के पास आया तो उसे इस तरह बेड पर लेटे देख वो घबराते हुए उसके पास आया और उसने ईशु के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ईशु उठो। ईशु शुभित के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ईशु को इस हाल में देख सब कुछ उसकी वजह से ही तो हुआ था और ईशु की इस हालत का भी वो जिम्मेदार था। ईशु ने आंखें नहीं खोली तो उसने लगभग रोनी सूरत में आरोही से पूछा, ये उठ क्यों नहीं रही, क्या हुआ है इसे? आरोही ने शुभित को ईशु के लिए इतना तड़पते देख उसे समझाते हुए कहा, वो ठीक है, फीवर है, बट डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही होश में आ जाएंगी, मेडिसिन का असर है। शुभित बड़े ध्यान से ईशु को देखने लगा। उसने उसके हाथ पर चोट देख आरोही से पूछा, ये चोट कैसे लगी इसे? ये इतनी चोट कैसे लगी? आरोही ने ईशु के हाथ पर आई उस मामूली सी खरोच को देखते हुए कहा, बताया था मैंने शान भाई को कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, वो तो कान्हा जी ने बचा लिया, कुछ नहीं हुआ भाभी को। आरोही के मुंह से कान्हा जी का नाम सुन एक पल के लिए शुभित ने मुड़कर आरोही को देखा, जो कि चेहरे पर मुस्कान लिए ईशु को देख रही थी। उसकी मॉम भी कान्हा जी की बहुत पूजा किया करती थी, कान्हा जी को बहुत मानती थी। पर शुभित ने अब इस सब से अपना ध्यान हटा ईशु के हाथ को चूम अब उसके सिर को भी चूम लिया, जिससे बचने की कोशिश कर रहा था, पर अपनी बेवकूफ़ी के चलते आज वो फंस चुका था। उसने जो गलती की है, ना जाने ईशु उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, ये सोच सोचकर अब उसका दिल घबरा रहा था कि तभी अब बाहर खड़े शान और आदित्य भी अंदर आए। ईशु को देख आदित्य ने आरोही की तरफ मुड़कर कहा, थैंक यू सो मच बेटा, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए जो आज तुमने किया। मैंने कुछ नहीं किया है अंकल, शान भाई मुझे अपनी बहन मानते हैं तो उनकी भाभी मेरी भी भाभी हुई, और फिर कुछ इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये कहते हुए आरोही अब मुस्कुरा दी तो आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं बच्चा। आरोही को आदित्य के स्पर्श को महसूस कर एक बार फिर अच्छा लगा कि जैसे उसका कोई अपना उसे आशीर्वाद दे रहा हो। इधर शान ने शुभित को ईशु के पास बैठे देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर आरोही की वजह से वो खामोश था। आज ईशु की इस हालत का जिम्मेदार वो ही तो था। उसने ईशु के बारे में इतना बेहुदा सोचने की हिम्मत भी कैसे की, और वो फोटोज किसने वो फोटोज शुभित को भेजे थे? वहीं आदित्य ने अब ईशु के पास जा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए शान से कहा, सूरज से कहो कि हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। शान ने हाँ में सिर हिलाया और वो आज बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से चला गया। आदित्य की समझ तो आ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो है, पर वो इस समय माहौल देख शांत ही रहा। वहीं आदित्य ने वहां से जाती हुई आरोही को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। इस पर आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकल, मेरी मम्मा वो यहाँ एडमिट है, मैं उनके पास ही जा रही हूँ, अभी दिन भर मैं यहाँ पर ही रुकने वाली हूँ। आदित्य ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह क्या हुआ मम्मा को? आरोही ने धीरे से कहा, पता नहीं। आदित्य उसकी बात सुन उसे देखने लगा तो आरोही ने होश में आते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, बस तब से कुछ बोलती ही नहीं है। आदित्य ने उसकी बात सुन उसे देखा तो आरोही के चेहरे पर आई उदासी को देख उसे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए एक बार फिर उसने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उदास नहीं होते बच्चा, वो जरूर बोलेगी। आदित्य के स्नेह को पाकर आरोही की आंखें भर आई थीं, पर उसने खुद को किसी भी तरह संभाला क्योंकि वे
लोग तो खुद यहाँ परेशान थे। वो अब चुपचाप रूम से बाहर निकल आई कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर कॉल रुद्र का था, जिसे आरोही ने आज बड़ी जल्दी पिक करते हुए कहा, हेलो रुद्रांश। तो उधर से रुद्र ने उसकी आवाज में भारीपन महसूस कर उसकी फिक्र करते हुए पूछा, हेलो हेलो आरोही, तुम ठीक तो हो? आरोही को ना जाने क्यों आदित्य के प्यार भरे स्पर्श से रोना आ रहा था, और अब जब उससे दूर हो गई तो घुटन और अकेलापन महसूस कर रही थी। रुद्र की आवाज सुन उसने अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, हाँ। पर रुद्र को एहसास हुआ कि कुछ तो कमी थी। तेज तर्रार बोलने वाली आरोही आज कुछ खामोश सी थी। रुद्र ने बड़े प्यार से कहा, बेबी। तो आरोही को उसके मुंह से बेबी सुन अपने शरीर में एक झंझनाहट महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। उसकी आवाज सुन रुद्र मुस्कुरा दिया और उसने भी धीरे से कहा, आई लव यू। आरोही खामोश हो गई और चलते चलते रुक गई। रुद्र की कही हुई बात ने उसकी दिल की धड़कनों को हवा दे दी थी। वे बढ़ने लगी थी और शोर मचाने लगी थी कि तभी रुद्र ने कहा, क्या हुआ बेबी? आरोही ने अपने दिल पर हाथ रख उसे थामते हुए कहा, हाँ कुछ नहीं। आप क्या वहां पर मुझसे बात करने के लिए गए हैं? अपना काम क्यों नहीं करते? फोन कर मुझे परेशान करते रहते हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कहा, हाँ तो मेरा हक है, मैं नहीं परेशान करूंगा तो और कौन करेगा? आरोही ने उसकी बात सुन अपना मुंह खोलते हुए कहा, परेशान करना ही क्यों, अपना काम कीजिए, गाना गाइए। रुद्र हंस दिया और उसने कहा, गाना भी गा लूंगा, पर पहले ये बताओ रो क्यों रही थी? मेरी याद आ रही है क्या? आरोही ये सुन चुप हो गई, पर फिर कुछ सोच उसने कहा, आपकी याद क्यों आने लगी? आप मुझे खुद को भूलने कहाँ देते हैं? रात में बात की थी और अब देखिए 12 घंटे भी नहीं हुए, फिर कॉल कर दिया। रुद्र उसकी बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द रुद्र को फूल जैसे लग रहे थे, इसलिए वो बस उसकी आवाज को सुनते रहना चाह रहा था। उसने आरोही की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। रुद्र ने अब धीरे से कहा, अच्छा एक बात कहूँ? तो आरोही ने कहा, हाँ बोलिए। इस पर रुद्र ने कहा, मिसिंग यू सो मच। उसकी बात सुन आरोही हड़बड़ा गई कि वो अब क्या कहे। आसपास देखा तो इस समय ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए ये आदित्य के सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। आरोही ने उन्हें देखते हुए अब जल्दी से रुद्र का कॉल कट कर दिया और वहां से जल्दी से अब नीचे वाले फ्लोर पर आ गई। इधर शुभित से अब ना जाने क्यों रहा नहीं जा रहा था। उसने अब आहिस्ता से ईशु को अपनी गोद में उठा लिया तो अंदर आए शान ने थोड़े गुस्से में उससे पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं ईशु को? शुभित उसकी आवाज सुन झेप गया। उसे लगा आदित्य था। शान को देख उसने अब धीरे से कहा, हम ईशु को घर ले जा रहे हैं। शान ने गुस्से में कहा, भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार डॉक्टर से तो बात कर ले, तब जाकर उसे ले जाएंगे। शुभित ने ये सुन ईशु पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मेंशन में बुलाओ, पर अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता। ये कहते हुए वो सीधे सीधे जाने लगा। उसे ना जाने क्यों डर लग रहा था। किस बात का डर था ये वही जानता था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द ईशु को अपने साथ ले जाए। आदित्य डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल कर आया तो सूरज ने उसका फोन उसे देते हुए कहा, बॉस समीर सर कॉल पर हैं। आदित्य ने सूरज से फोन ले समीर से फोन पर बात करना शुरू की थी कि सामने से आती आरोही पर उसकी नजर पड़ी। ना जाने क्यों ये सच था कि वो आरोही से मुंह नहीं मोड़ पा रहा था। ईशु की तरह उससे भी एक जुड़ाव महसूस कर रहा था। आदित्य ने समीर से बात कर कॉल कट किया और अब आरोही के पास चलकर आया तो आरोही भी उसे आते देख मुस्कुरा दी और उसने उससे पूछा, भाभी को होश आया? आदित्य ने ना में सिर हिलाते हुए अब आरोही पर गौर किया तो ये बात झुठलाए नहीं जा सकती थी कि हाँ उसमें उसकी एंजल, उसकी 4 साल की बच्ची आशी की झलक दिखाई पड़ रही थी। शान को भी तो उसे देख ऐसा ही लग रहा था। आदित्य ने आरोही से बात करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी शान की आवाज सुन उसका ध्यान आरोही के पीछे खड़े शान और अभय पर गया। शान जल्दी से आदित्य के पास आया और उसने धीरे से आदित्य के कान में कुछ कहा तो आदित्य ने कहा, ले जाने दो, वैसे भी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, ईशु ठीक है। शान ने आदित्य की बात सुन अपना सिर हिलाया। आज वो बहुत शांत लग रहा था, जो कि उसके नेचर के बिल्कुल विपरीत था। शान और चुप रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। आदित्य ने अब शान से नजरें हटा आरोही को देखते हुए कहा, चलता हूँ बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलती रहो। जब फ्री हो तो घर आना, अपना फोन दो। आरोही ने आदित्य की बात सुनकर नासमझी में पूछा, जी। तो आदित्य मुस्कुराया और उसने आरोही के हाथ से फोन ले उससे उसके फोन का पासवर्ड पूछा तो उसने कुछ सोच
आदित्य को पासवर्ड बता दिया। आदित्य ने अपना नंबर फोन में सेव करते हुए कहा, जब भी जरूरत पड़े बेझिझक कॉल करना। आरोही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला आदित्य से अपना फोन वापस ले लिया। उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि असल में सबके सामने एरोगेंट नेचर वाला ये बिजनेसमैन असल में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। कितने अच्छे से वो उससे बात कर रहा था। आदित्य अब आरोही को बाय बोल शान के साथ वहां से निकल गया। वहीं अभी वो अब तक वहीं खड़ा था। उसने आरोही के पास जाते हुए उससे कहा, हाय पहचाना? इस पर आरोही उसकी बात सुन अपने मुंह पर हाथ रख हंस दी। वो उसे नहीं पहचानेगी, उसकी वजह से ही तो कल उसके और रुद्र के बीच कितनी बहस हुई थी। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आपसे पार्टी में मिली थी। अभी आरोही के चेहरे की मुस्कुराहट को देख मुस्कुरा दिया और उसने आरोही से कहा, हम चलो, याद हूँ यही काफी है, वैसे यहाँ कैसे? आरोही उसकी बात का जवाब देती उससे पहले अभी का फोन बजने लगा। कॉल शान का था। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ बस आ रहा हूँ। अभी ने कॉल कट कर आरोही से कहा, सॉरी अभी मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो अभी उसे बाय कहते हुए मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इधर शुभित ईशु को अपनी गोद में दुल्हन की तरह लिए हॉस्पिटल के बाहर निकल कर आया तो उसके ड्राइवर ने जल्दी से उसकी कार लाकर उसके सामने खड़ी कर दी। ड्राइवर ने कार का डोर ओपन किया तो शुभित ने आहिस्ता से ईशु को कार में बैठाया और अब भी उसके पास जा बैठा। उसने ईशु को अपनी बाहों में संभालते हुए ड्राइवर से कहा, चलो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कार आगे बढ़ा दी कि तभी ईशु के शरीर में हलचल हुई। ये देख शुभित के शरीर में मानो जान में जान आई। वो ईशु को मुस्कुरा कर देखने लगा और उसने ईशु के चेहरे पर आते बालों को साइड कर दिया। वहीं ईशु ने थोड़ा बहुत हिलने डुलने के बाद अब धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ समझ नहीं आया था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर अब धीरे से खोला कि जानी पहचानी आवाज उसके कानों को सुनाई दी। ये आवाज किसी और की नहीं, शुभित की थी। उसने ईशु के सिर को चूमते हुए कहा, जान। ईशु शुभित की आवाज सुन हैरान हो गई। उसने ठीक से अपनी आंखें खोली तो वो इस समय शुभित की बाहों में थी। कैसे कैसे वो यहाँ आई, ये सोच हड़बड़ाते हुए शुभित से दूर हुई तो उसका सिर घूम गया। वहीं शुभित ने ईशु का हाथ पकड़ उसे वापस से अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, क्या कर रही हो, अभी सिर्फ रेस्ट करो। ये कहते हुए शुभित ने ईशु का सिर वापस अपने सीने से लगा सहलाया। वहीं मेडिसिन के असर की वजह से ईशु भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। चाहती तो थी कि वो शुभित से अलग हो जाए पर हो नहीं पा रही थी। इधर शुभित का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो किसी भी हाल में बस ईशु को छोड़ना नहीं चाहता था। शुभित की कार जाकर मित्तल मैंशन में रुकी। अब तक ईशु भी काफी हद तक संभल चुकी थी। शुभित कार से निकलकर दूसरी तरफ आया था कि तब तक ईशु कार से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। ये देख शुभित ने उसे मौका दिए बगैर अपनी गोद में एक बार फिर उठा लिया। ईशु ने हैरानी और थोड़े गुस्से में उसे घूर कर देखा तो शुभित ने उसे समझ साफ शब्दों में कहा, तुम्हें अभी वीकनेस है, नहीं चल पाओगी। ईशु ने उसकी बात सुनकर अब अपने पैर हिलाते हुए उसे खुद को नीचे उतारने का इशारा किया, मगर शुभित ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा, चुप रहो, अभी इस हालत में नहीं हो कि खुद चल सको। उसकी बात सुन ईशु उसे नफरत से देखने लगी। उसकी आंखें भर आईं जब वो उसे मेंशन के अंदर अपने रूम तक ले आया। ये वही रूम था जहां कुछ घंटों पहले उसने उसे बेइज्जत किया था, उस पर भद्दे इल्जाम लगाए, उसके प्यार और विश्वास दोनों को तोड़कर रख दिया। पर वो तो जैसे इन सब बातों से बेखबर था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गिल्ट नहीं था। वे दोनों जब अंदर आए तो घर के सभी सर्वेंट्स उनको इस तरह आते देख उन्हें घूर रहे थे, मगर शुभित को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ईशु को अपने रूम में ले आया और उसने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, मैं अभी आया। ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गया तो ईशु अब रोते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, उसे अपने साथ यहाँ वापस लाने की। जब उसने कह दिया कि वो धोखेबाज है तो फिर क्यों वो उसे वापस ले आया। ईशु सोच में गुम थी कि तभी शुभित डोर ओपन कर रूम में अंदर आया और उसने ईशु को खड़े देख उसे वापस बैठाते हुए कहा, खड़ी क्यों हो गई, कहा था ना कि रेस्ट करो। ईशु को उसकी बातें और हरकतें दोनों ही अच्छी नहीं लग रही थी। उसने शुभित का हाथ झटक दिया और खुद उससे दूरी बना ली। शुभित को उसके दूर जाने पर बुरा लगा, पर उसने इन बातों पर ध्यान दिए बगैर सब छोड़ ईशु की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये मेडिसिन ले लो। ईशु ने उसके एक बार फिर पास आने पर उसका हाथ दूर झटक दिया तो पानी का ग्लास शुभित के हाथ से छूट नीचे
गिर गया। शुभित ने ईशु की इस हरकत पर उसे देखा तो वो सहम कर उठ खड़ी हुई और रूम के डोर की तरफ जाने लगी थी कि शुभित ने जल्दी से उठकर ईशु को पीछे से अपनी बाहों में लेकर कहा, कहाँ जा रही हो? कह रहा हूं ना, रेस्ट करो। ईशु ने ना में सिर हिलाया तो शुभित ने अचानक से कहा, मुझे माफ कर दो ईशु, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। उसकी बात सुनकर ईशु की आंखें एक बार फिर आईं। इतने बेहुदा इल्जाम लगाकर अब वो उससे माफी मांग रहा है। शान, वो तो उसके लिए उसका भाई, उसका दोस्त है, वो उसके साथ, उसे तो ये सब सोचने में भी घिनौना लग रहा है। वो उसको इतनी गिरी हुई लड़की समझता है तो उसने उससे शादी क्यों की? ईशु सब कुछ सोचकर रोए जा रही थी, कुछ बोलने में असमर्थ थी और अब तो जानबूझकर उससे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाए। तभी शुभित ने कहा, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी जान, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। वो अब भी उसे अपनी बाहों में लिए अपनी बात कहे जा रहा था जो कि अब ईशु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशु ने कोशिश कर खुद को उससे छुड़ाया और दूर जा खड़ी हुई तो शुभित ने कहा, मेरी बात सुन लो एक बार, फिर जो सजा देना चाहो दे देना। ईशु ने ना में सिर हिलाया और एक बार फिर डोर की तरफ जाने को हुई, मगर शुभित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज ईशु, मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे, इतने सालों से, इतने दिनों से कई बातें इस दिल में छुपा कर रखी है, वो सब तुम्हें बतानी है। मगर ईशु उसकी कोई बात, कोई सफाई सुनने को राजी नहीं थी। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लेते, इसलिए अब शुभित जो गलती कर चुका था उसकी और कोई सफाई ईशु को सुननी ही नहीं थी। शुभित उसका हाथ पकड़े हुए ही चलकर ईशु के करीब आया और उसने जैसे ही एक बार फिर अपना मुंह खोला कि तभी उनके रूम का डोर ओपन हुआ। शुभित और ईशु ने देखा तो डोर पर आदित्य और शान थे। आदित्य चुपचाप अंदर आया और उसने शुभित से ईशु का हाथ छुड़ा। एक जोरदार तमाचा शुभित के गाल पर मार गुस्से में कहा, आज तुमने हमेशा के लिए शर्म से मेरा सिर झुका दिया है। आदित्य ने गुस्से में शुभित को घूरते हुए आगे कहा, तुमने हिम्मत कैसे की इस बच्ची पर उंगली उठाने की? क्या यही प्यार है तुम्हारा? शुभित आदित्य के थप्पड़ की वजह से हैरान हो चुका था। लाइफ में पहली बार आदित्य ने उस पर हाथ उठाया था। वहीं आदित्य ने गुस्से में शुभित से पूछा, जब प्यार में विश्वास ही नहीं तो फिर कैसा प्यार है ये? तुम ईशु से शादी नहीं करना चाहते थे, ये जानते हुए भी मैंने तुम्हारी शादी ईशु से कराई। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तुम ईशु को बहुत चाहते हो। वो लड़की है ना, वो तुम्हारी दिखावे के लिए गर्लफ्रेंड थी, ये भी मैं अच्छे से जानता था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो ये मुझे नहीं पता था, पर इतना समझ गया था कि जरूर तुम्हारे और ईशु के बीच कोई अनबन है। पर यहाँ अनबन नहीं, तुम तो इतनी बड़ी और घटिया गलतफहमी पाल कर बैठे हुए थे। क्या बस बचपन से लेकर अब तक इतना ही जान पाए ईशु को यही प्यार था? आदित्य की बात सुन शुभित की आंखें भर आईं और उसने एक नजर रोती हुई ईशु को देखा। उसने अपने होठों को खोल धीरे से कहा, डैड। आदित्य ने शुभित पर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो और अब ईशु तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगी। ये कहते हुए आदित्य ने ईशु का हाथ पकड़ा तो शुभित ने भी जल्दी से ईशु का दूसरा हाथ पकड़ अपने भरे हुए गले से कहा, डैड आप ईशु को नहीं ले जा सकते। मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गलती फिर कभी नहीं होगी। शुभित ने जल्दी से ईशु का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, ईशु तुम नहीं जा सकती, डैड को मना कर दो, तुम कहीं नहीं जाओगी। ईशु ने उसकी बात सुनकर उससे मुंह मोड़ लिया तो आदित्य ने शुभित का हाथ ईशु से छुड़ाते हुए कहा, चीकू जो मैंने कह दिया सो कह दिया, दूर रहो ईशु से। ये कहते हुए आदित्य अब ईशु को अपने साथ ले गया। वहीं शुभित वो चिल्लाया, डैड प्लीज, मैं ईशु से बहुत प्यार करता हूँ डैड, गलती हो गई मुझसे। शुभित ने जल्दी से पास खड़े शान के पास जाते हुए कहा, शान प्लीज डैड को बोलना, पहली बार गलती हुई है मुझसे। पर आज शान ने भी शुभित पर कोई दया नहीं दिखाई और चुपचाप वहां से चला गया। इधर आदित्य ईशु को रूम से बाहर लाया तो ईशु के मुरझाए हुए चेहरे को देख अब उसे अपनी ही गलती नजर आ रही थी। जब ऐसी बात थी तो उसे शुभित और ईशु को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। ईशु की आंखों से आंसू गिरते देख आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो ईशु, कहीं ना कहीं इस सब का मैं जिम्मेदार हूँ। ईशु ने आदित्य से अलग होना में सिर हिलाया। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर मजबूर थी। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ जाकर आराम कर लो। पर ईशु उसके कहने पर वहां से हिली भी नहीं। उसने इशारों में आदित्य से कुछ कहना चाहा पर वो उसे समझ नहीं
पाया कि तभी पीछे से शान ने आते हुए कहा, पॉप्स ईशू अपने घर जाना चाहती है। आदित्य ने शान की बात सुन झट से ईशू से कहा, क्यों, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? ये तुम्हारा घर है, यहीं रहो, जैसे रहना चाहती हो वैसे ही रहो। आदित्य की बात सुन ईशू ने शान की तरफ देखा तो शान ने उसे देखते हुए आदित्य से कहा, पॉप्स जाने दीजिए कुछ दिन के लिए, वैसे भी हम लोगों के फाइनल एग्जाम नजदीक है। ईशू यहाँ रही तो पढ़ नहीं पाएगी। शान की बात सुन आदित्य ने एक नजर ईशू को देख कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओगे छोड़ने? शान ने ये सुन हाँ में सिर हिला दिया। ईशू ने आदित्य के पैर छुए और एक नजर अपने बेडरूम के बंद डोर को देख अब शान के साथ चली गई। आदित्य भी बस चुपचाप उसे जाते देखता रह गया। इधर ईशू अब शान के साथ वापस कार में जाकर बैठ गई। तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी उसकी, पर अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे घुटन महसूस हो रही थी। आज ये उसकी जिंदगी का एक और बुरा दिन था। पहला जब उसने अपनी आवाज खोई और आज उसने अपना प्यार खोया। साबित हो गया था कि प्यार की एक हद होती है, किसी को बेहद प्यार करना और फिर वो भी तुम्हें बेहद प्यार करे। ये जरूरी तो नहीं वो उस पर इतना विश्वास करती थी तो उसने क्यों नहीं किया उस पर भरोसा। पीछे छूटते मित्तल मैंशन को देख ईशू ने अपने दिल पर हाथ रख मन ही मन कहा, अब जाकर मुझे तुम्हारा बदला रूप समझ आया है। चीकू, समझ आया कि तुमने मुझसे अचानक से बात करना क्यों बंद किया और समझ आया कि क्यों तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। ये सोचते हुए वो एक बार फिर रोने लगी तो उसकी सिसकियों को सुन शान को बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ पा रहा था कि वो कितना हट हुई है। उसके भाई की वजह से उसे चुप कराने की बजाय वो शांत रहा क्योंकि उसके पास उससे कुछ कहने के लिए था ही नहीं, बस ये फिक्र जरूर थी कि वो इस हाल में अपने घर वालों के सामने जाएगी तो सबसे क्या बोलेगी। वहीं दूसरी तरफ मनाली के एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर रुद्र और उसकी टीम उसके सॉन्ग को शूट कर रही थी। गाना पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका था, अब बस फिल्माया जा रहा था। रुद्र ने शक्ति का हाथ पकड़ उसे जैसे ही अपने पास खींचा था कि एक बार फिर डायरेक्टर ने कहा, कट। डायरेक्टर की आवाज सुन सक्षम ने अपना सिर पीट लिया। ये देख बॉबी ने कहा, यार सक्षम, मुझे लग रहा है अब ना ये डायरेक्टर अपने राना से मार खाना चाह रही है। देख राना को कैसे गुस्से में लाल पीला हो रहा है। उसकी बात सुन सक्षम ने एक हाथ से बॉबी का मुंह दबा, दूसरे से उसके बालों को खींचते हुए कहा, चुप कर साले, शुभ शुभ बोल। इस पर बॉबी ने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहा, अब मैंने क्या गलत बोला? देख नहीं रहा ये 7वीं बार कट बोला है इसने, जबकि राना और शक्ति दोनों ही सही जा रहे हैं। ये डायरेक्टर करिश्मा की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। देख अब फिर चली राना के पास। सक्षम ने गुस्से में खड़े रुद्र को देखते हुए कहा, बॉबी यार एक काम कर, बुर्का लेकर आ साला, इस लड़के को बुर्का पहनाना पड़ेगा। यहाँ हम अखंड सिंगल बैठे हैं, एक नहीं पट रही हमसे, और इसे देखो अपने आप, इसके पास लड़कियां गोपियों की तरह मंडराती हैं। इस पर बॉबी हंस दिया और उसने हंसते हुए कहा, वो सब छोड़, पहले चल और राना को संभाल, तू ही उसे संभाल सकता है। सक्षम ये सुन जल्दी से रुद्र की तरफ भागा। बड़ी मुश्किल से उसने रुद्र को शक्ति के साथ सॉन्ग करने के लिए मनाया था, पर यहाँ अब ये डायरेक्टर की वाइफ करिश्मा ये अपने अलग ही मूड में थी। वहीं रुद्र उसके अपने रीजन थे, इसलिए वो मन ना होते हुए भी शक्ति के साथ काम करने को तैयार हुआ था। रीजन ये था कि अब अपनी लाइफ में सीरियस होना चाहता था। लड़कियां वेल सेटल्ड लड़कों के साथ रहना पसंद करती थीं, ये रुद्र से बेहतर और कौन जान सकता था। अभी को आरोही से मिलते जुलते देख वो अब काफी इनसिक्योर हो गया था। वो हर बात में उससे बेहतर था, ऐसे में उसे आरोही के लिए बेहतर बनना था, पर इस करिश्मा से वो अब परेशान हो चुका था। दिन भर में ना जाने कितनी बार उसने उसे छूने का मौका ढूंढा, पर अब जब एक बार वो फिर उसके पास आई तो और उसने रुद्र का हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, मिस्टर राणा, आप इस तरह से पकड़िए, आप हर बार गलती कर रहे हैं। करिश्मा अपनी बात कह ही रही थी कि सक्षम और बॉबी भागते हुए वहां आए, मगर तब तक रुद्र ने करिश्मा की बात सुन उसे गुस्से में घूर कर देखा और चिढ़ते हुए कहा, आप कोरियोग्राफर हैं, मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ, जो हो गया उसे ही फाइनल कीजिए, अब मैं फिर से शूट नहीं करूँगा। रुद्र के एरोगेंट नेचर और उसकी कठोर आवाज को सुन करिश्मा ने आसपास खड़े लोगों को देखते हुए कहा, मैं डायरेक्टर हूँ, जैसा कहूंगी आपको वैसा करना होगा। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।